रियल एस्टेट मार्केट में इंडिया का बिहाइंड द सीन कैसा है? क्या अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं? सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री हो गई तो प्रॉपर्टी हमारी है। हमारे बायर्स को चलाया जाता है, वो स्मार्ट हैं, लेकिन इंडियन कस्टमर का कोई फिक्स माइंड सेट, वो वही करता है जो उसको दिखाया जाता है। तो इंडियन कस्टमर थोड़ा सा इमोशनल। जो नॉर्मल बायर्स हैं वो अगर प्रॉपर्टी सिविल नहीं यूज कर रहे हैं तो वो क्या क्या मिस कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसका खसरा नंबर ये है, सेक्टर प्लान ये है, मास्टर प्लान ये है, तो आपको समझ नहीं आएगा। हाँ। तो प्रॉपर्टी सिविल ने क्या किया है, इसको टैक्स से जोड़ा है। आपको एक स्कोर बता रहे हैं कि 100 में से 80, 90, 50, तो आपको समझ में आ गया कि रिस्क कितना है। इट्स ऑल अबाउट कि पैसा आपका तो वेरिफिकेशन भी आपकी, कोई दूसरा वेरीफाई ना करे। मेरी इस फाउंडर जर्नी में तो चैलेंजेस भी बहुत सारे थे। जब मैंने इसको बिल्ड किया था तो शायद पैसे नहीं होना तो एक अलग चैलेंज होता है। इसके अलावा एक चैलेंज और था कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो। टेक बनाने के लिए हम लोग उसमें एआई का भी इंटरवेंशन कर रहे हैं। अगर कोई सवाल पूछ रहा है, उसे जानना है कि यार ये 7/12 होता क्या है, तो अगर उसने ये सवाल भी पूछा ना तो वो इजीली उसको जवाब हासिल हो जाए। वन ऑफ द मेजर चैलेंज जो इस इंडस्ट्री में मुझे फेस होता है, आप एक बहुत बड़ी लॉबी के खिलाफ लड़ रहे हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर रहे हो, अगर वो प्रोजेक्ट गलत निकल रहा है तो आप एक बहुत बड़े लैंड माफिया से लड़ रहे हो, गूंज से लड़ रहे हो, बहुत बड़े। So before we begin this podcast, I want you to ask this honestly. What would you prefer an average Indian family to buy the 1 crore property without going verification, or would you buy yourself without verification? एक्चुअली राइट नाउ इन करंट इंडियन मार्केट लोगों को पता ही नहीं है कि वेरिफिकेशन होता क्या है। Exactly. दे आर नॉट वेरीफाइंग द प्रॉपर्टी इन दिस करंट रियल एस्टेट। वो आज भी अपने चाचा, मामा, बुआ या ताऊ के कहने पे या किसी ब्रोकर के कहने पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हाँ. और बहुत ही इमीडिएट डिसीजन ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज में एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक लालच साथ में आ रहा है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 48 में मिल रही है, ले लो वरना कोई और ले लेगा। तो इन सब के बीच में वेरिफिकेशन की लेयर कहीं गायब ही है। सो लोगों को पता ही नहीं है कि वेरीफाई भी करना है, और एक्चुअल में अगर वेरीफाई भी करना है तो क्या वेरीफाई करना है Right. ये भी नहीं पता ना उन्हें। नहीं पता है। तो एक बहुत बड़ा गैप है, सिस्टम में ही है, हम लोगों में ही है। Okay. So what is more dangerous in India today, buying the wrong property or trusting the wrong person selling it? बोथ आर इक्वली। And how come Propel is overcoming that? एक्चुअली प्रॉपिल इज द सॉल्यूशन। ये ऐसा नहीं है कि है ना लोगों को ये बता रहा है कि सारे बिल्डर चोर होते हैं, चेक करके लो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मीन्स प्रॉपिल क्या है कि आज की जो टेक्नोलॉजी फील्ड है, आप मोबाइल से गाड़ी बुक कर सकते हो, खाना बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी जहां आपकी लाइफ टाइम सेविंग लगी हुई है वहां वेरिफिकेशन है ही नहीं। आपकी वो पूरी की पूरी सेविंग रिस्क पे लिखी हुई है, क्योंकि आए दिन देखते हैं ना कितनी कॉलोनियां टूट रही है। राइट। कहीं आपका भी नंबर आ जाए तो हाँ। आपको पता ही नहीं है ना। सो ये इसमें दोनों की गलती है। ओके। जो आपका एक क्वेश्चन है हाँ. कि ट्रस्टिंग अ रॉन्ग पर्सन एंड रॉन्ग प्रॉपर्टी, ओके। ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये इतना इजी नहीं है। रियल एस्टेट बहुत डीप है, बट कोई इसको समझ नहीं रहा है। सो पेन पॉइंट तो रियल है। Okay, so that sounds an ideal answer. So property civil जो bond हुआ, ये as a startup opportunity और as a reaction to broken reality कैसे start किया? It is not a startup opportunity. Okay. It is just a basically आपको समझना पड़ेगा कि ट्रू फाउंडर्स होते क्या है। वो मार्केट में एक पेन पॉइंट देखते हैं, तो उनको रहता है कि दे आर नॉट हेयर टू मेक सम बिजनेस। वो उस पेन पॉइंट पे काम करना चाहते हैं। उनको खुशी तभी मिलती है जब वो चीज उसकी रूट से गायब होती है। लाइक प्रॉपर्टीज में जो मैंने देखा कि वेरिफिकेशन, प्रॉपर्टी सिबिल क्या है, आपको नाम से ही लगेगा प्रॉपर्टी सिबिल। हाँ. सिबिल बैंक के पास एक टूल है किसी भी पर्सन को वेरीफाई करने का, अपना रिस्क देखने का। कि मैं अगर इसको लोन दूंगा तो मेरा रिस्क कितना है, इसकी हिस्ट्री क्या है।
उसकी सिबिल से ज्यादा जरूरत प्रॉपर्टीज को है, सिबिल की जरूरत, बिकॉज प्रॉपर्टीज में पैसा ज्यादा लगा है। आप किसी एक पर्सन को 1 लाख 2 लाख या 10 लाख का लोन दे सकते हो, पर प्रॉपर्टीज का तो करोड़ों में फिगर जाता है। राइट। तो आई थिंक सिबिल की जरूरत प्रॉपर्टीज को ज्यादा थी। तो आपने एक ऑलरेडी टेक्सटाइल और डाइज और केमिकल्स का भी बिजनेस बिल्ड किया और प्रॉपर्टीज में आपके साथ भी काफी स्कैम एक्सपोज हुआ, तो ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपको कब रियलाइज हुआ एक पॉइंट पे कि ये सिस्टम का प्रॉब्लम है पूरा? एक्चुअली कहीं ना कहीं एक स्टोरी छिपी होती है। हाँ जी। सो ये भी एक स्टोरी है कि यस, आई हैव जस्ट लॉस्ट माय एंटायर बिजनेस जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। सो वो जब खुद पे वो प्रॉब्लम आई, देन आई यूज्ड टू रियलाइज कि क्यों हुआ, गलती कहाँ थी। तो मैंने देखा कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, बैंक से लोन लिया, फिर मैंने देखा सब लोग यही तो करते हैं, ओके। मैंने कोई गलती तो नहीं की। हाँ। तो समझ में आया कि सिस्टम में ही गलती है, गलती मेरी नहीं, गलती सिस्टम की है। सो एक गैप दिखा कि यार कोई ऑप्शन, ऐसा क्या ऑप्शन होता कि मैं बच जाता, पर वो ऑप्शन दिखा नहीं। देन आई केम विद अ पेन पॉइंट कि वॉट एवर आई फेस किसी और को फेस नहीं करना पड़े। दैट्स हाउ प्रॉपर्टी सिबिल केम इनटू द बिजनेस। तो आपको क्या ज्यादा हर्टफुल रहा, फाइनेंशियल लॉस रहा या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो इस कंफ्यूजन की वजह से बियर करने पड़े? मुझे इन दोनों में से कुछ भी, किन्हीं चीज़ों से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओके। मुझे जो रियल एस्टेट दिख रहा है अभी आज का, वो लॉसेस अब जो जिस एंगल से दिखने लगे मुझे उसके बाद, उनसे ज़्यादा फर्क पड़ा कि यू आर नॉट इस डायरेक्शन में मत जाओ कि प्रॉपर्टी सिबिल वेरिफिकेशन, ये रियल एस्टेट अगर ऑर्गेनाइज होता है तो काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आप वेरीफाई करते हो, आप लीगल प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आप गवर्नमेंट के प्लान को फॉलो करते हो। अगर प्लान को फॉलो करते हो तो सिटी ऑर्गेनाइज होती है। राइट। अगर आप यूएसए, दुबई या और जगह को देखेंगे तो वो प्लान को फॉलो करते हैं। हमें प्लान को फॉलो करना आता ही नहीं है, क्योंकि हमें रूल्स ही पता नहीं है। तो ये ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर उनको फिक्स किया जाए तो सारी की सारी चेन ठीक हो सकती है। गवर्नमेंट भी ठीक हो सकती है, बिल्डर भी ठीक हो सकते हैं, और हमारी भी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन रियल एस्टेट मार्केट राइट नाउ, और गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसमें यू स्टिल फाइंड डिस्क्रिपेंसीज हैं, जिसमें कि अभी भी लगता है कि यहाँ पे कमी है, डेफिशिएंसी? सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री हो गई तो प्रॉपर्टी हमारी है। ओके। दो लोग जाते हैं, सेलर और बायर, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाते हैं, साइन करते हैं, उनको लगता है प्रॉपर्टी हमारी होगी। हाँ। उन्होंने कभी इस चीज को समझने की नहीं शुरू की कि वो जमीन एक खेत से शुरू हुई थी। आज अगर हमें वो फ्लैट मिला है तो कभी वो खेत था, तो उस खेत से उस फ्लैट तक उसने एक जर्नी फॉलो की है। उस जर्नी में अगर कहीं भी लूप आया तो हमारे एग्जिस्टेंस पे लूप आ सकता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। वो उस चेन को ही नहीं देखते कि हम खरीद क्या रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से लोगों को ज्यादा समझ में आता है। हम एक गाड़ी खरीदते हैं, हाँ। कैसे खरीदते हैं? ऑफ कोर्स पहले हम डिसाइड करते हैं से जैसे पहले हम डिसाइड करते हैं कौन सा मॉडल लेना है, फिर कौन सा हमारे परफेक्ट उसमें सिनेरियो में फिट है हमारे यूज केस में। लाइक जैसे अकॉर्डिंग मतलब रेजिडेंशियल पर्पस से हमें लेना है फॉर चला के देखते हैं, टेस्ट ड्राइव हाँ, करते हैं, टेस्ट ड्राइव करते चार हैं, लोगों से पूछते हैं, चार लोगों से फिर कंफर्म करते हैं, फिर मैकेनिक को भी online दिखा search लेते हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ राइट। प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? प्रॉपर्टी में तो काफी लोग जल्दी में भी होते हैं, इमोशन भी उनके साथ इनमें से involved कुछ नहीं होते हैं, करते हैं, एक emotional दिन या 2 दिन purposes। में डिसीजन बनाते हैं। एग्जैक्टली। हम प्रॉपर्टी देखते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं, फिर अपने घर वालों को दिखाते हैं, प्रॉपर्टी हाँ, खरीद और उसको लेते हैं। फाइनल कर देते हैं। जबकि उससे 5 गुना या 10 गुना ज्यादा पैसा लगा है, गैप सामने नजर आ रहा है कि और रिस्क वहां ज्यादा है। हाँ। दिख रहा है कि स्कैम्स हैं, पर हम चेक नहीं कर रहे। राइट। तो जो प्रॉपर्टी सिविल प्लेटफॉर्म है वो कैसे वेरीफाई करता है, और जो नॉर्मल बायर्स हैं वो अगर प्रॉपर्टी सिविल नहीं यूज कर रहे हैं तो वो क्या क्या मिस कर रहे हैं? प्रॉपर्टी सिविल वेरीफाई एक्चुअल में इस पे मत जाइए कि ये वेरीफाई करता है। ओके। ये आपको बता रहा है कि उस प्रॉपर्टी के गवर्नमेंट में क्या रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट में क्या स्टेटस हैं। एक्चुअल में गवर्नमेंट को के जो रिकॉर्ड्स हैं ना, रियल एस्टेट को आज तक किसी ने पढ़ना शुरू नहीं किया। मैं आपको बताऊं
कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसका खसरा नंबर ये है, सेक्टर प्लान ये है, मास्टर प्लान ये है, तो आपको समझ नहीं आएगा। हाँ तो प्रॉपर्टी सिविल ने क्या किया है, इसको टैक्स से जोड़ा है। ओके आपको एक स्कोर बता रहे हैं कि 100 में से 80, 90, 95, 50, तो आपको समझ में आ गया कि रिस्क कितना है। ओके अगर आपको सीधा 50 स्कोर दिख रहा है तो आपको लग रहा है रिस्की है, मैं नहीं लूंगी। 90, 80, तो आप डे 1 पे डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सी सही है, कौन सी अच्छी। तो अपने रिस्क मतलब इट्स ऑल अबाउट कि पैसा आपका तो वेरिफिकेशन भी आपकी, कोई दूसरा वेरीफाई ना करे। नहीं करें। तो अभी अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो नीड्स इट द मोस्ट, एनआरआईज, इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम बायर्स और कमर्शियल प्लेयर्स? एवरीबडी, ओके एवरीबडी, बिकॉज अगर आप समझोगे ना प्रॉपर्टीज कितनी बायस्ड है कि हर एक आदमी को रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए ना। प्रॉपर्टी हर एक इंसान से जुड़ी है। किसी को घर खरीदना है, कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस के लिए जमीन खरीदनी है, किसी ने बिजनेस से पैसे कमा लिए तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन खरीदनी है। इवन हर एक आदमी रियल एस्टेट से जुड़ा है। अगर आप भी अपनी इंडस्ट्री में कुछ अर्निंग करोगे तो इन टर्म्स कुछ खरीदोगे, प्रॉपर्टी वहाँ भी आती है। किसी बड़ी बाहर की फॉरेन कंपनी को इंडिया में एक्सपेंड करना है तो सबसे पहला एंट्री पॉइंट प्रॉपर्टी है। अगर मुझे घर खरीदना है तो प्रॉपर्टी है, छोटा घर है, बड़ा घर खरीदना है तो प्रॉपर्टी है। हर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा है। कोई हम घर में तो रहते ही है ना। एग्जैक्टली हम सब लोग घर में रहते हैं तो प्रॉपर्टी तो हम सब वही रोटी कपड़ा मकान पहली नीड वाली चीज है ये। हम सब घर में रहते हैं। इवन हम अभी स्टूडियो में बैठे हैं तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है हाँ। हर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा है। राइट तो हर कोई हमारी ऑडियंस है, मैं ये कहना चाहता हूँ। राइट। सो बीइंग एन आइडेंटियन, आपको एक क्वेश्चन, एक क्यूरियोसिटी हर स्टार्टअप फाउंडर को होती है, क्या आईआईटियंस को ज्यादा प्रिविलेज्ड है इन स्टार्टअप वर्ल्ड? व्हाट डू यू से अबाउट इट? अभी करंट जो पॉलिसी आ रही है ना, हाँ जो अभी चीजें चल रही है, ये पहले ये क्वेश्चंस आपके पहले बहुत वैलिड थे, लेकिन आजकल आप समझ रहे होंगे एआई। हाँ राइट। एआई की है, जिसने एआई को समझ लिया ना, फिर अब वो आईआईटी और एक टीयर 1 या टीयर 2 का गैप खत्म हो गया। बिकॉज वो सोर्स ऐसा है कि वो आपको सब कुछ दे रहा है। पहले क्या है कि आईआईटियंस को बहुत नॉलेज ज्यादा प्रेफरेंस की भी किया जाता था, बट टीयर 2 के किसी भी स्टार्टअप को वो नॉलेज थी नहीं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई वो दोनों इक्वल हो गए कि उससे अगर बेटर यूज करना आता है एआई तो वो आईआईटियन से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट इन सम केस आईआईटियंस के पास रिसोर्सेज ज़्यादा आते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टर अगर किसी इन्वेस्टर से पूछा जाए कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे तो अभी भी दिमाग में इन्वेस्टर्स के यही है कि आईआईटी पहले प्रेफर करेंगे क्योंकि वहाँ टैलेंटेड लोग मिलेंगे। सो ये एक गैप है। बाकी रिसोर्सेज में विद द हेल्प ऑफ एआई आईआईटियंस एंड टीयर 2 आर मैचेबल। ओके, सो एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो डेवलपिंग इन इंडिया, तो एआई का मेन रोल क्या है इन प्रॉपिल प्लेटफॉर्म? आपको इन सब चीज़ों का एक से एक स्कोर निकल के आ रहा है। ओके आप समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारी चीज़ें एक क्लिक पे पॉसिबल है। तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन भी एक क्लिक पे पॉसिबल हुआ। आपने बटन दबाया, आपको स्कोर मिला प्रॉपर्टी का। ये एआई से ही पॉसिबल हुआ है। अगर आप प्रॉपर्टी सिविल की जर्नी में जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि प्रॉपर्टी सिविल 6 महीने ही पहले ही लॉन्च हुआ था और आज ये 4 स्टेट्स में एक्सपैंड कर चुका है। तो इसमें एआई का बहुत सारा यूज है। फोकस हमने एआई पे काफ़ी कुछ किया है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। ओके कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को, जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं ना, गूगल मैप पे आपको एक क्लिक पे दिखा सके, राइट, उसके रिस्क एक क्लिक पे दिखा सके। इतना इजी बना, आईटी इंडस्ट्री यही है कि चीज़ों को आसान बनाना। ओके, सो बट डोंट यू थिंक ऐसे मतलब जो बाइंग सक्सेस रेट है एक प्रॉपर्टी की कम भी हो सकती है, क्योंकि वहां पे अगर किसी प्रॉपर्टी के रिस्क अगर वहीं पे शोन है नॉर्मल यूजर्स को, तो फिर रियल एस्टेट में इतना वो सेल्स भी नहीं हो पाएगा। गलत खरीदने से अच्छा है कि खरीदो ही मत ना। ओके, एक्चुअल में सर्विस इंडस्ट्री को बायर फ्रेंडली होना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपको बिस्लरी पीते हैं ना, हाँ अगर गंदा पानी मिले हाँ पीने को तो क्या आप खरीदोगे? आप सोचोगे नहीं इससे अच्छा मैं पीऊं ही ना पानी। और ऐसा नहीं है कि जैसे स्केल के पर्पज से अगर हम सोचे प्लेटफॉर्म के, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कैम इसलिए है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। अगर जैसे जैसे हम लोगों को रूल्स का पता होगा तो डेवलपर्स भी रूल्स के हिसाब से बनाएंगे ना, सिस्टम सुधरेगा ना, तो सारी प्रॉपर्टीज क्लीन अपने आप शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको डिमांड करनी है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ गंदा खाना मिल रहा है, तो अगर आपने 1 2 3 बार अगर आपने टेस्ट करके बोला कि ये गंदा है
तो वो अच्छा बनाना शुरू करेगा ना, हम्म तो इंडस्ट्री अपने आप सही हो जाएगी। हम्म तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट है, ये एजम्पशंस पे ज्यादा रन कर रहा है रेदर देन वेरिफिकेशन? और जब ये ज्यादा आपको रिसर्च और इसके अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स का, रियल एस्टेट के इंडिया में क्या क्या अनकंफर्टेबल? एक्चुअली मार्केट क्या होता है? हाँ, मार्केट हम लोग ही मार्केट हैं। राइट। जैसा हम बिहेव करते हैं हम हम्म ही मार्केट हैं। अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए अगर मार्केट समझोगे ना, तो हम्म मतलब हम्म हमारे रिएक्शन क्या है, हमें पसंद क्या है, हम्म यही मार्केट है। ओके। हमें ये समझना पड़ेगा। हम्म सो आपका क्वेश्चन मैं फिर से सुनना चाहूंगा, आपका क्वेश्चन क्या था? तो जैसे रियल एस्टेट मार्केट में इंडिया का बिहाइंड द सीन कैसा है, मतलब क्या अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं जो प्रॉपर्टी सिविल ने फाइंड आउट किए? ना, इंडिया ने रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी की बात करना शुरू कर दिया। मतलब अभी तक मैंने, शायद इंडिया ने, आउट ऑफ द वर्ल्ड भी मैंने ये देखा है ओके। कि एवरीबडी इज सेलिंग, हर कोई बेच रहा है। कस्टमर्स के पेन पॉइंट की कोई बात नहीं कर रहा है। राइट। रिसेंटली अगर आप इस पे और डीप में जाना चाहोगे तो चाइना का रियल एस्टेट कोलैप्स हो चुका है। अच्छा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम चाइना रियल एस्टेट में बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। हम्म वहाँ पे बायर्स प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि कोई उनके पेन पॉइंट संभाल ही नहीं रहा। ओके। बट इंडिया के पास बहुत मैसिव एडवांटेज है कि राइट टाइम में प्रॉपर्टी सिबल इनटू द मार्केट। जो ट्रस्ट सिंबल होता है ना, जैसे गोल्ड आप खरीदते हो तो एक हॉलमार्क होता है, रियल एस्टेट में वो हॉलमार्क अब है प्रॉपिल, कि आप एक हसल फ्री जिंदगी जी सकते हो कि यार प्रॉपिल है मतलब मेरी प्रॉपर्टी सेफ है। उन्होंने कर लिया सब कुछ, तो हम एक बायर फ्रेंडली मार्केट बनाने जा रहे हैं। तो व्हेन यू स्टार्टेड बिल्डिंग प्रॉपल, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको कब रियलाइज हुआ कि ये एक बड़ा बिजनेस बन सकता है इन एक्चुअल में बिजनेस बड़ा अपने आप बन जाता है अगर आप किसी पेन पॉइंट को सच में सर्व कर रहे हो। अगर आप किसी कस्टमर को सर्व कर रहे हो और वो कस्टमर आपकी सर्विस लेके खुश हो रहा है, जो भी आपने उसको अपनी सर्विस में चार्ज किया है उसको पॉजिटिवली दे रहा है कि यार ठीक है, मेरी सर्विस आसान हो गई, तो बिजनेस अपने आप बड़ा बन जाता है। आपको Okay. कस्टमर के पेन पॉइंट को समझना है कि उसका पेन पॉइंट क्या है। ओके। तो कभी ऐसा भी रहा आपके लिए कि वाज इट हार्डर टू मेक कस्टमर एक्सप्लेन व्हाट प्रॉपल इज एंड हाउ दे कैन हेल्प? हाँ, एक्चुअल में सबसे पहले हाँ। प्रॉपर्टी सिविल जब मार्केट में आया तो लोग, रियल एस्टेट बहुत गंदा है, तो प्रॉपर्टी सुन के ऐसा लगता था कोई खरीदने बेचने की, यार प्रॉपर्टी का काम करते हो क्या, मतलब Exactly. बहुत ही डर्टी मार्केट है। लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रॉपर्टी सिविल धीरे धीरे मार्केट में आया तो लोगों को पसंद आने लगा कि यार ऐसा भी काम हो सकता है कि रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी चेक करने वाला प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कि यार ये तो हमारी बात कर रहा है। जो हमें पेन पॉइंट था कि यार हमें कोई चेक करने का सिस्टम नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, या हमें डिपार्टमेंट के धक्के खाने पड़ते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी आ सकता है जो हमारी इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। राइट। सो यस, लोगों को समझने में टाइम लगा, लेकिन जिन्होंने एक बार समझ लिया उन्होंने हम आगे रिकमेंड किया ओके। कि यार प्रॉपर्टी सिविल पे जाओ, वो आपका सारा काम कर देंगे। Okay. So, while you were going through this journey, how did you and your co-founder met? मतलब जयंत से आप कैसे मिले और कैसे लगा कि को-फाउंडर एक्चुअल में ये जर्नी में जरूरी होता है, हाँ जस्ट बिकॉज क्या है कि एक डायरेक्शन होती है आपको। प्रोडक्ट सबसे पहले एक फाउंडर को एक प्रोडक्ट बनाना होता है, उसको एक पेन पॉइंट दिख रहा होता है, उसको बनाना होता है, लेकिन ड्यूरिंग द जर्नी उसको आगे फैलाना भी होता है। आप किसी ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो, आपको जेड तक की जर्नी तय करनी है। तो इन बिटवीन जो जो चीज़ें आपने, जो नेटवर्क आपने बनाया, जो की पॉइंट्स आपने बनाए हैं, उसको टीम में चलाना भी होता है, टीम को भी मैनेज करना होता है। सो समहाउ नाउ, जैसे मैं उसको एक्सपेंशन में बिजी हूँ, मार्केट रिसर्च में बिजी हूँ, नेटवर्क में बिजी हूँ, तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना है। तो इनकेस आप कहीं टीम को पीछे छोड़ देते हो, सो दैट्स हाउ जयंत केम इनटू द पिक्चर। He is managing the entire team, whatever the connection I am building, like in this case this podcast is happening. हाँ I was somewhere making property civil, मैं कहीं property civil बना रहा था, कहीं research कर रहा था, कहीं Right. meetings कर रहा था, and in between वो ये सब चीज़ें कर रहा था ताकि कंपनी स्केल करे। That's how company a product scales. स्टार्टअप इसी तरीके से आगे जाते हैं। So जयंत is more of admin part, जो कि इस गाड़ी को चला रहा है। If I am the engine, वो पीछे के वो सारे टायर्स है जो उसको आगे, जो उसको बैलेंस रख रहा है, उसको चला रहा है। ओके। तो लाइक जब आप लोग ये बिल्ड कर रहे थे और ये आइडिया आपके दिमाग में आया आउट ऑफ पेन, तो अगर ऐसा ही सिमिलर अभी स्टार्टअप लोग बनाना चाहते हैं और स्टार्टअप वर्ल्ड में ग्रो करना चाहते हैं,
तो उनके लिए स्टेप्स क्या-क्या फॉलो करने चाहिए उनको? आप क्या एडवाइस कंपटीशन करते हैं? अच्छा होता है, हेल्दी हाँ, हाँ। कंपटीशन होना चाहिए। हुँ, मैं हुँ। तो मानता हूँ कि अगर हम लोग प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो और भी लोग आए प्रॉपर्टी चेक या करने में, कस्टमर्स की हेल्प होगी ना। हमारा पेन पॉइंट तो वो बिल्कुल, हमारा मिशन तो क्लियर है ना कि रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी आए हुँ, बट जो भी आए उनके लिए मेरा ये है कि रियल एस्टेट को समझो, पढ़ाई करो। ओके। जो रियल एस्टेट में ऐसे होता है ना कि मुंह उठाया और प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दिया, वो हुँ, मत हुँ, करो। हुँ। पढ़ो कि बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं। नगर निगम का काम सिर्फ कचरा उठाना ही नहीं होता, नगर निगम और भी काम करता है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझो, पढ़ाई हुँ, करके इस फील्ड में आओ। हुँ। सक्सेस है, बिल्कुल यहाँ पे है। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा आपकी फाउंडर जर्नी और ये क्या बोलते हैं आपका, सॉरी, सो ये जो एक्सपीरियंस था आपका फाउंडर जर्नी और प्रॉपल बिल्ड करने का एंड फिगर आउट करने का सारी चीज़ों का, सो डिड दिस मेक यू मोर ट्रस्टिंग एज अ बिजनेसमैन और एज अ ह्यूमन यू हैव ग्रोन योरसेल्फ? एज ए ह्यूमन यू एंड एज ए हैव बिजनेस पर्सन पर्सनल ग्रोन, मैं बता पर्सनली रहा हूँ ग्रोन कि किया आपने आपको? ये बिल्कुल ये मोस्ट फाउंडर्स इससे रिलेट करेंगे ओके। कि जब आप किसी प्रॉब्लम पे काम करते हो तो सबसे पहले आप क्रांतिकारी होते हो कि यार ये प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, फलाना राइट, ढिमका राइट, ऐसा। राइट। लेकिन जैसे जैसे उस जर्नी में आप स्टार्टअप में आते हो हम्म, और स्टार्टअप से कॉर्पोरेट में जाते हो, तो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ फाउंडर भी ग्रो करता है, हाँ, वो भी सीखता है, हाँ। वो भी एक क्रांतिकारी से एक बिजनेसमैन बनता है। सो ये हर एक फाउंडर की स्टोरी है कि स्टार्टअप के साथ साथ उसका फाउंडर भी ग्रो करता है, वो भी सीखता है, वो भी नई नई जगह जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, तो उसकी भी स्किल्स डेवलप डेवलप होती है। होते हैं। उसको भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बिजनेस दिख जाता है कि इससे बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है। आप किसी भी फाउंडर की जर्नी को देख लो, ओके। वो जब उन्होंने स्टार्ट किया था और आज वो जिस भी स्टेज पे है वो भी ग्रो करे, प्रोडक्ट के साथ साथ उन्होंने भी ग्रो किया है। ओके। ये दिस इज यूनिवर्सल। तो आपकी जर्नी में ऐसा कौन सा डार्केस्ट फेज था जिसमें लोगों ने आपके, मतलब जो आपके अराउंड जो लोग थे वो इसके बारे में जानते ही ना हो? ऐसा कोई डार्केस्ट फेज भी आया है स्टार्टअप में? लोगों को शायद वो पेन पॉइंट नहीं पता है कि प्रॉपर्टी सिविल क्यों आया है पिक्चर में। ओके। वाई और पर्सनली जब आप इसको बिल्ड कर रहे थे रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ भी ऐसा कोई इंसिडेंट? ये इंसिडेंट एक्चुअल में कोई स्टार्टअप बिल्ड करता है ना, हाँ, हाँ। तो उसके पास फाइनेंस के चैलेंजेस बहुत होते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। और मेरी इस फाउंडर जर्नी में तो चैलेंजेस भी बहुत सारे थे, बिकॉज जब मैंने इसको बिल्ड किया था तो शायद पैसे नहीं होना तो एक अलग चैलेंज होता है। इसके अलावा एक चैलेंज और था कि आपके पास 1 करोड़ रुपए का कर्जा हो ओके। बैंक का, बिकॉज आई लॉस्ट माई प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो बैंक का लोन तो वही रह गया ना, बैंक की किस्त तो जाएगी ना। या। आपको एक लोन चुकाना है, आपकी लाइबिलिटीज चुकानी है, एंड यू हैव टू रन अ फैमिली, बिकॉज आई एम अ मैरिड विद 2 डॉटर्स। तो आपको एक फैमिली भी चलानी है। अब Right. आपकी जर्नी और डिफिकल्ट हो गई बिकॉज अब आपको सरवाइव भी करना है। हाँ। यू हैव सम 3 मेंबर्स इन योर फैमिली जिनको आपको फीड करना है। स्टार्टअप अब आप वेट नहीं कर सकते, आपको एनी हाउ कुछ ना कुछ तो करना ही है। सो एंड सोसाइटी को टीयर 2 में सोसाइटी को समझ में नहीं आता कि फाउंडर क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है। उनको तो ये देता है घर के एंड में हाँ कमाता कितना है, हाँ, राइट, कैसे कमा रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है। राइट। सो ये सारे चैलेंजेस हैं। वन ऑफ द मेजर चैलेंज जो इस इंडस्ट्री में मुझे फेस होता है, आप एक बहुत बड़ी लॉबी के खिलाफ लड़ रहे हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर रहे हो, अगर वो प्रोजेक्ट गलत निकल रहा है, तो आप एक गूंज से लड़ रहे हो, बहुत बड़े गूंज, बहुत बड़े लैंड माफिया से लड़ रहे हो। राइट। सो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, एंड आप इस लेवल पे आप जब फाइट कर रहे हो तो ये पहाड़ चढ़ने के जैसा है। बट समहाउ अब हमारा प्रॉपर्टी से नाउ वेल नोन ब्रांड इन द मार्केट, तो अब जर्नी बहुत आसान हो गई है। ओके। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि गिव अप कर देना चाहिए और मतलब इसके साथ अब यू वॉन्ट बी एबल टू कंटिन्यू कर? एक्चुअली मेरे केस में ऐसा नहीं है, स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ होता है। गिव अप करने के बाद होता क्या, हाँ, जर्नी में वो उससे ज्यादा तो हो चुका था क्योंकि ना। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट्स टू कीप देम सेफ एंड दे डोंट वांट टू टेक फर्दर रिस्क। मैं यही तो कह रहा हूँ, जर्नी में हाँ। आई हैव सीन सो मेनी लॉस कि उससे नीचे कुछ नहीं था। तो मुझे पता था कि यार इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। राइट। तो जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता ना, उसी के पास पाने को बहुत कुछ होता है।
तो राइट। मेरे पास ही शायद ये प्लस पॉइंट था, या इसको नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी मानो, कि आई हैव सीन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ। तो वो देखा था, तो उसके बाद वो लोज थे ना, छोटे छोटे लोज, उससे फर्क ही नहीं पड़ता था। मैंने कहा इससे बुरा देख लिया तो ये तो बहुत छोटा है, ओवरकम हो जाएगा। Okay, so you have also onboarded some investors and आपका टीम भी एक अच्छा खासा एक्सपेंड हो चुका है। तो व्हाट्स द बोर्डरूम पिक्चर राइट नाउ? हाउ डू यू गाइज मेक डिसीजंस? और अभी जब अकेले जब जर्नी शुरू किया था तो वहां से पिक्चर कितना डिफरेंस आ गया उसमें? अभी जर्नी एक अकेले एक भुवनेश ने शुरू की थी। हाँ। नाउ आई हैव द को फाउंडर जयन। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी सिविल की आप वेबसाइट पे जाओगे तो यस, सौरव गांगुली into the picture. Right. Apart from Amazing. it, some of the retired government IAS, IRS, Okay. they are also appreciating. वो भी जल्द ही उन्होंने भी प्रॉपर्टी सिविल को ज्वाइन किया है ऑफिशियली, बिकॉज वो सिस्टम्स के लूप्स को जानते हैं, उन्होंने सिस्टम में काम किया है, तो उन्हें पता है गैप्स कहाँ हैं। कहीं समहाउ किसी को लगा कि यार कोई तो इस पे काम कर रहा है, तो प्रॉपर्टी सिविल की टीम में कुछ एडवाइजर्स भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, कि ऐसा नहीं है कि किसी को मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, जैन भी टेक बैकग्राउंड, तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, 20-20 साल पुराने एक्सपर्ट भी हैं, एंड मेंटोर्स भी हैं, जो कि स्टार्टअप एक बहुत बड़ा बिजनेस कैसे बनेगा उसको मेंटोर करते हैं। ओके। ऑपरेशन टीम है, एक डेडिकेटेड टीम है, सोशल मीडिया टीम है, एंड बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत बड़े बड़े ब्रांड कोलैब्स भी दिखेंगे। इवन हमारे पास कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं। आउट ऑफ द इंडिया भी लोगों ने प्रॉपर्टी सिविल को अप्रिशिएट करना शुरू किया है। अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी हमारी प्रेजेंस आ गई है। अमेजिंग। सो जयंत, वेलकम टू पॉडकास्ट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि यू हैव वर्कड अक्रॉस एडटेक, एजुकेशन, यूट्यूब, teaching, reasoning, maths. So how did your path prepare you for this property space? So first of all, to be very frank, the journey, I never had imagined myself to be the part of property, prop tech basically. Yeah. But when I met Bhuvnesh in Bhamasha Techno Hub, it's the very first day we met. और मैं भी अपने किसी एक स्टार्टअप पे काम कर रहा था, and Bhuvnesh was looking to understand कि स्टार्टअप कल्चर काम कैसे करता है, बिकॉज he had worked in a different industry, startups है ना, before, yeah. तो अलग जर्नी थी इनकी, काफी अलग जर्नी रही है। तो उस स्पेस में हम मिले और हमारी एक सिनर्जी मैच करी, सो वी बोथ स्टार्टेड हेल्पिंग ईच अदर इन ईच अदर स्टार्टअप। बट विद टाइम आई रियलाइज कि यार कोई एक चीज को पकड़ के काम अगर करे जाए और मिलके साथ किया जाए तो वो एक ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और मैं भी एक इम्पैक्ट की तरफ काम कर रहा था, भुवनेश भी एक इम्पैक्ट की तरफ काम कर रहे थे, एक मिशन की तरफ जो है लग गए थे इस काम को करने में। तो हमारी सिनर्जी मैच करी एंड वी रियलाइज यस वी बोथ कैन डू दिस थिंग, और वहीं से ही हम दोनों साथ में इस एरिया में जुड़ गए। और मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, टीचर हूँ, तो सीखने में तो कोई बुराई है नहीं। एग्जैक्टली, तो मैंने कहा एक नई चीज सीखते हैं। That's the best quality of a teacher. Yes, exactly. Yeah. So when you two started this thing, you guys were just alone, and now the bigger picture has came. You have already grown. तो boardroom का क्या scene होता है? Is it difficult for you to make decisions now? So no, we have basically divided the segments. Okay. So it's not that difficult. हाँ, discussions होते हैं, heated arguments होते हैं, Right. तो वो एक बेसिक नेचर है एक स्टार्टअप का ग्रो करने के लिए, तो वो चीज़ होती है। लेकिन हाँ, वी हैड डिसाइडेड कि यहाँ पे ऑपरेशन स्ट्रेटजी, वहाँ पे भुवनेश की एक्सपर्टीज है, क्योंकि he has already worked 13 to 14 years in this industry. Yeah. तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी इनको नहीं करता कि यार ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम आज देख ही रहे हैं। Okay, great. So how do you balance conflicts within your team और जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं? भुवनेश somehow एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, हाँ, वो आएंगे भी, exactly. भी चाहिए, बट इन द एंड सबका विजन सेम है कि प्रॉपर्टी से भी आगे जाना, इस प्रॉब्लम को इसके रूट से खत्म होना चाहिए। तो एंड पॉइंट सबका सेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ी देर के लिए आएंगे। ओके। उसके बाद चीजें वापस से स्मूथ हो जाती है जनरली, बिकॉज एंड गोल सबका सेम है। राइट। एवरीबडी हियर
to make profitable. It is not a one man show कि exactly. मैं इसको कुछ कर रहा हूँ. एंटायर टीम अलाइंड है. एंटायर टीम हमारी टीम मीटिंग्स में सबके इंडिविजुअल रोल है और उस रोल को वो समझते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी से समझते हैं. सो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे यहाँ इतना मैटर नहीं करते हैं. ओके. अगर प्रॉपर्टी सिविल सामने खड़ा हो तो ओके. प्रॉपर्टी सिविल ज्यादा मैटर करता है. राइट. सो राइट नाउ आप एक इन्वेस्टर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, सो यू हैव मेड देम प्रोमिसेस और जो भी आपके, क्योंकि बिकॉज इट वर्क्स ऑन ए हंच कि जब हम पहले सेल्स कैंपेन्स या कोई भी कैंपेन हम रन करते हैं तो हम इन्वेस्टर को सिर्फ एजम्पशंस बता रहे होते हैं. राइट नाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस इन रियलिटी. हमारे केस में कुछ थोड़ा सा अलग है. कुछ Okay. चीजें हमने चेंज करी है. हम ओके. एग्जीक्यूशन पहले बताते हैं अच्छा. कि हमने किया क्या है. हमारे प्रोडक्ट में या हमारी पिच डेक में इन सब में कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं है. ओके. सारी चीजें हम पॉसिबल करके दिखाते हैं. अगर हमको ट्रायल भी किया जाता है तो हम उस ट्रायल पे भी सरवाइव करते हैं. सो एग्जीक्यूशन पार्ट हम ऑलरेडी दिखाते हैं और हमने काफी कुछ अपनी वेबसाइट पे दिखाया है कि वॉट एवर प्रॉपर्टेबल इज जो हमारे दिमाग में है, वही हमारी वेबसाइट में. ओके. तो जैसे अगर फर्दर ग्रोथ की बात करें, मान लीजिए आपको 3 इयर्स के आफ्टर प्रोजेक्शंस दिखाने हैं, तो यू यूज द एक्चुअल डेटा वी बेसिकली. टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी. या. हम प्रोजेक्शंस के बाद ये नहीं कहते कि अचीवेबल नहीं है या नहीं हुआ तो वी टेक्स दैट अकाउंटेबिलिटी कि वी विल डू दैट एंड दिस इज द मिनिमम नंबर जो हम बोल रहे हैं. राइट. इंडस्ट्री तो उससे बड़ी है और पेन पॉइंट एक इन्वेस्टर को भी समझ में आता है बिकॉज एक इन्वेस्टर है ना जो हम पे इन्वेस्ट कर रहा है वो प्रॉपर्टीज में भी करता है. Exactly. इसको समझ. According to you, till today you have met many buyers. So, do you think are Indian buyers underinformed, overconfident, or simply too emotionally invested to buying a property? हमारे बायर्स को चलाया जाता है. Okay. इंडियन मार्केट जो है ना हाँ. उनको उनके हिसाब से चलाया जाता है. वो स्मार्ट हैं लेकिन ऊपर का जो सिस्टम है ना उन्हें अपने हिसाब से चलाता है और वो अच्छा. उसी डायरेक्शन में जाते हैं. रिसेंटली मैं आपको भी नॉर्मल अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे जाओ तो हम लोग सिलेंडर के पीछे भाग रहे हैं. राइट. एलपीजी का कोई हाँ. क्राइसिस नहीं है राइट. लेकिन हम सिलेंडर के फिर भी पीछे पीछे भाग रहे हैं. हाँ. हम रोजाना ईरान और इराक की न्यूज देख रहे हैं. एग्जैक्टली. सो हमें चलाया जाता है ऊपर से और हम उसी हिसाब से चलते हैं. तो इंडियन कस्टमर का कोई फिक्स माइंडसेट नहीं है. वो वही करता है जो उसको दिखाया जाता है. यही रियल एस्टेट के साथ है. ओके. इंडियन कस्टमर से वो खरीदवाया जाता है जो वो चाहते हैं कि ये Okay. खरीदें, इस सेगमेंट को खरीदें. सो इंडियन कस्टमर थोड़ा सा इमोशनल है. So, Jayant, what does your role look like more? Is it critical thinking or marketing communication? सो मेरा रोल बहुत ही क्लियर है. भुवनेश एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और जो पुराने जो भी हमने अचीव करे हैं गोल्स और जिनसे भी हम मिलते हैं उन लोगों को अलाइन करते हुए और उनको मैनेज करने का काम जो है संभव वो मेरा है. और मार्केटिंग में टोटली स्ट्रेटजी मार्केटिंग की जो है वो भुवनेश संभव मैनेज कर रहे हैं. हम अभी तो हम दोनों मिलके ही करते हैं लेकिन हाँ भुवनेश मेनली इनको देखते हैं. लेकिन हाँ एग्जीक्यूशन लेवल पे वो चीजें ढंग से हो पा रही है नहीं हो पा रही हैं सारी चीजें वो संभव मैं ही मैनेज कर रहा हूँ. तो इनिशिएट भुवनेश कर देते हैं चीजों को कि हाँ इस तरीके से अपन को करना है क्योंकि एक्सपर्टीज इनकी है संभव. ही अंडरस्टैंड द मार्केट, ही अंडरस्टैंड पीपल, उनका इमोशन किस तरीके से बिहेवियर कैसा है लोगों का. तो वो जब ज्यादा अच्छे से भुवनेश जानते हैं ऑलरेडी तो वहां पे मैं बिल्कुल भी ठीक है जो उन्होंने कहा वो करते हैं और वो ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा दैट आई look after. Okay, great. So, what do most people think is enough verification in property, but actually वो होता नहीं है. पहली बात तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था. हाँ. लोग वेरीफाई करते भी हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है. और जो आपके सवाल को मैं ये ऑडियंस भी इस बात को इजीली समझ जाएगी. वो लोग रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना तो आंख बंद करके साइन करते हैं. वो पढ़ते भी नहीं है. अच्छा. इवन मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को के लोगों ने अपने घर के कागज तक नहीं देखे होंगे कि हमारे घर के कागज कौन सी अथॉरिटी से है, कौन से डिपार्टमेंट से है. But I think that's like the habit of old generation. अभी वाली generation तो I think which is more aware about these things. Let's do a test. You are also a current generation. Yeah. What is the full form of JDA? Jaipur Development Authority. I think. JDA के अलावा और भी कोई बॉडी है जो काम करती है घर बेचती है? Not sure about it.
नगर निगम का काम क्या होता है? taking care of the daily operations of this urban, yeah, दैट्स द गैप। right, यही एक कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। okay, टैक्सेस लेना, चीज़ों को काम करना, मतलब रियल एस्टेट है कुछ जो समझने की कोशिश। यस, जिस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एजुकेशन भी एक बहुत हाँ, बड़ा exactly, बहुत बड़ा अनटच्ड गैप है। सेगमेंट है कि रियल एस्टेट कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं। हम्म, बिल्डिंग बॉयलर्स गवर्नमेंट ने बना दिए लेकिन हाँ, उसको पढ़ाया नहीं किसी ने right, कि हमने बनाया क्या है, right, हमने किसी कॉलोनी को तोड़ा क्यों, हाँ, कौन से रूल के हिसाब से तोड़ा, कि क्या ऐसी right, गलती है जो आप नहीं करोगे तो हम नहीं तोड़ेंगे। वो किसी ने बताया ही नहीं और किसी ने कोशिश ही नहीं करी उसे समझने की। दैट इज व्हाट की प्रॉपर्टी, मैंने आपको स्टार्टिंग में सेम वही चीज वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको फिक्स कर रहे हैं ताकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम में चेंज आ सके। एंड इनफैक्ट देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज वो जिसका कोई गार्जियन ही नहीं है, एंड काफी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन पे स्टे भी लग चुका है, तो उस केस में आप लोग उनको कैसे रैंक करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे? हम वही हमारा एजुकेशन, हम समझते हैं सिस्टम को, क्योंकि अगर हाँ, प्रॉब्लम है तो उसका कोई सॉल्यूशन है। राइट, अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा है या किसी प्रॉपर्टी का कोई टाइटल नहीं है तो कहीं तो उसके पेपर मिलेंगे, या राइट, वो झगड़ा कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में ही सॉल्व होगा ना। हाँ, उसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप इंटरनल बैठ के उसको चीज को, अगर स्टे है तो या किसी कोर्ट से, या कोर्ट से है तो उसकी एक पॉलिसी है, उसका एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करोगे तो वो स्टे हट सकता है। ओके, बट लोग समझ नहीं रहे, वकीलों के राइट, भरोसे पीछे चल रहे हैं। राइट, राइट, इसीलिए एग्जैक्टली, केसेस 15 से 20 साल चलते हैं, क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता कि ये लड़ाई सुलझेगी कैसे। वकील है, उसने तारीख पे कुछ लिख दिया, उसने कुछ कर दिया, हमने साइन कर दिया। हमने नहीं देखा कि केस क्या था, कौन सी प्रोसेस में हमने अप्लाई किया और क्या रिजल्ट आया। राइट, एग्जाम का रिजल्ट जैसे हम करते हैं, अपना एग्जाम देते हैं, फिर उसका हमको वेबसाइट पे दिखता है कि इस दिन रिजल्ट है, हम रिजल्ट में मार्क्स देखते हैं, खुश होते हैं क्योंकि हमें पूरी प्रोसेस पता है। राइट, कोर्ट का नहीं पता हमें हाँ, कि सिविल शूट क्या होता है, एसडीएम क्या करता है, एडीजे क्या करता है, हाई कोर्ट में कोर्ट केस कैसे जाता है। तो बस हम केवल स्टे वर्ड को सुन के खुश है कि स्टे आ गया। सो प्रॉब्लम है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर प्रॉपर्टी इज सॉल्विंग ऑल दीज पेन पॉइंट। अमेजिंग। सो आपको क्या लगता है कि एक स्टार्टअप जैसे जो कि प्रॉप टेक्स में है अभी वर्कआउट कर रहे हैं, उनको क्या पैरामीटर्स हैं जो इन्वेस्टेबल बनाते हैं आज के डेट में? इज इट एआई बूम और इज इट डूइंग समथिंग यूनिक? और प्रॉपटेक में उनको इन्वेस्टेबल इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ा मार्केट साइज है, ओके, टिकट साइज बहुत बड़ा है। जिस जो उनके कस्टमर्स हैं या तो बायर्स हैं या डेवलपर्स हैं, ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, राइट, करोड़ों में तो डील स्टार्ट होती है। तो वहां पे अगर थोड़ा भी पैसा बनता है तो इनका काम हो जाता है, इसलिए इन्वेस्टेबल है। बट यस, आई विल कॉल दीज प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म के पेन पॉइंट्स को समझो, कि पेन पॉइंट कहाँ है इंडस्ट्री में। पेन पॉइंट्स को समझोगे तो बिजनेस उससे भी ज्यादा बड़ा बनेगा। प्रॉपर्टी सिर्फ ये नहीं कि खरीदी और बेची, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। वो कस्टमर बहुत सारी सर्विसेज ले रहा है, उसको आप वेरीफाई करने दो, उसको एग्रीमेंट में कंसल्टेंसी दो, उसको रजिस्ट्री में कंसल्टेंसी दो, सब चीज़ों के मिनिमल चार्जेस दो। इंडस्ट्री में आप देखोगे तो एक ब्रोकर मिनिमम एक बायर और सेलर को मिलाने के 5-5, 10-10 लाख रुपए चार्ज करता है। ये सही नहीं। एग्जैक्टली, या किसी और बिजनेस में काफी हार्डवर्क करने के बाद वो पैसे मिलता है, हाँ। सो इंडस्ट्री को थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा, समझने की जरूरत है। तो लाइक अभी जैसे आपने ये ब्रोकर का मेंशन किया, सो वांट ब्रोकर्स गो अगेंस्ट योर प्लेटफॉर्म अगर उनको नहीं, हम ब्रोकर्स को ओके, सपोर्ट कर रहे हैं कि आप एजुकेट हो जाओ। या अगर किसी ने आपको नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, आप एक्चुअली ब्रोकर्स को बड़े गंदी नजर से देखा जाता है राइट राइट राइट, कि कुछ नहीं आता इसलिए प्रॉपर्टी का काम करते कर हैं। रहा है, हाँ, हम उनको प्रॉपर्टी एडवाइजर्स बना रहे हैं कि आप या पढ़ाई करो, खुद का एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाओ जहाँ पे रियल एस्टेट के पीछे किताबें हों। आप सामने कस्टमर आए तो उसको एजुकेट करो कि ये प्रॉपर्टी है, ये पेपर्स हैं, इसमें ये चैलेंजेस हैं, इसके वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी मेरी है, तो लोग डील लेना क्यों नहीं पसंद करेंगे। बट आप अच्छे यूएस में आप जाओ, यूएसए, दुबई, कनाडा, वहाँ पे रियल्टर्स बोलते हैं, या एग्जैक्टली, रियल्टर्स बोलते हैं, एंड दे आर प्राउड टू डू अ रियल एस्टेट बिजनेस, क्योंकि वो पढ़ाई करके कर रहे हैं। राइट, ये ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया और कल आपने एक सौदा किया और आपने दुकान खोल दी। हाँ, उस तरीके से गंदगी आएगी, पर ये गंदगी अगर साफ होगी तो ब्रोकर्स भी एजुकेट होंगे, वो भी अपस्किल होंगे।
So both of you, what kind of partnerships do you think are the most critical in a business like this? व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप, मैं Partnership. क्वेश्चन Yeah. को नहीं समझ पाया। जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी सिविल में अगर आप पार्टनर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि मोस्ट क्रिटिकल होंगे फॉर फर्दर? डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी सिविल पार्टनर, ओके वो बहुत क्रिटिकल होगी ओके बिकॉज अभी ये इस तरह का लग गया है कि प्रॉपर्टी सिविल डेवलपर्स के अगेंस्ट है, बिल्डर्स के खिलाफ है कि ये लोग गलत बेचते हैं, ये लोग हाँ स्कैम करते हैं। राइट प्रॉपर्टी सिविल इसलिए आया है कि ये लोग स्कैम करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कुछ अच्छे लोग भी हों, अच्छे और बुरे को पहचानना। पहचान। तो जो अच्छे हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि ये ऐसे हैं जिन्होंने हाँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम किया है, आप इनसे खरीदो। जैसे सपोज लाइक अगर आप जयपुर की बात करो तो सोसाइटी पट्टे की भी लैंड बिकती है, अप्रूव्ड लैंड भी बिकती है। बिकती है हाँ दोनों एक ही लोकेशन में बिकती है, पर सोसाइटी पट्टे वाला सस्ती बेच देता है, इस चक्कर में अप्रूव्ड वाले को चैलेंजेस होते हैं। लेकिन कोई आया है ना जो स्कोर दिखाएगा कि इसका स्कोर कम है, इसका स्कोर ज्यादा है, तो अच्छे लोगों को फायदा भी है। सो यू गाइज आर ऑल्सो डीलिंग ऑन अदर स्टेट्स प्रॉपर्टीज। यस, तो यहाँ के मतलब अगर हम राजस्थान एरिया की बात करें और मुंबई की बात कर रहे हैं तो क्या क्या कंप्लाइंसेस और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वहाँ एक पे? तो मुंबई वर्टिकल साइड से बढ़ रहा है, ओके जयपुर हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है। हम्म जयपुर में आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, हम्म मुंबई में आपको स्क्वायर फीट में बात होती है। मुंबई का रियल एस्टेट बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि वहाँ पे 7/12 चलता है, तो हाँ आपको समझ में नहीं नहीं आएगा। सो वहाँ हर जगह रियल एस्टेट के रूल्स अलग है, अलग-अलग। वहाँ नाम अलग है, हाँ। वहाँ मेजरमेंट अलग है कि यहाँ पे 1 बीघा अगर 3000 गज का है तो वहाँ पे 2000 गज का भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत है जो चीजें प्रॉपर्टी सिविल इन सबको समझ रहा है, आपको कुछ नहीं समझना है, आपको स्कोर समझना है। हाँ सो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने फिक्स कर लिया है। एंड मुंबई के रियल एस्टेट का टिकट साइज ज़्यादा है, हाँ राइट वहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है। जयपुर इज टियर 2 सिटी, सो दैट्स द डिफरेंस। ओके कि प्रोसेस सबकी सेम है। great. So how do you balance AI speed with human and legal accuracy in something as sensitive as property? प्रॉपर्टी सिविल, आई थिंक प्रॉपर्टी सिविल में एआई यूज हो रहा है जस्ट टू फास्टन द स्पीड, वेरिफिकेशन की स्पीड को फास्ट करने के लिए। बट मैं ऑडियंस को भी ये क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट 100% डिपेंडेबल ऑन एआई। Okay. ह्यूमन इंटरफेस भी जरूरी है। इट इज Hmm. 80% एआई, हाँ आगे भी 80% एआई ही रहेगा, 20% ह्यूमन रहेगा, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ आवर रिपोर्ट। कोई हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। हम सब कुछ मशीन से नहीं करा रहे हैं, एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है जो उस पूरी रिपोर्ट को चेक कर रहा है, अच्छा क्रॉस चेक कर रहा है, कहीं मशीन से कोई गलती तो नहीं। गलतियां मशीन ज्यादा करेगी, इंसान वही है ना जो समझता है। राइट सो एआई, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि एआई का यूज हम 80% ही कर रहे हैं और आगे भी 80% ही करेंगे। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट इतना इजी नहीं है कि एक क्लिक में हो गया। हो जाएगा प्रॉपर्टी में बहुत झोल होते हैं, राइट वो एक इंसान समझ सकता है, हाँ। एक्सपर्ट समझ सकता है। हाँ मतलब साथ साथ में जैसे प्रॉपर्टी सिविल स्कोर जो हम बना रहे हैं उसमें हाँ। 80-20 का जरूर हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ओके लेकिन साथ साथ में जो टेक हम बना रहे हैं, जो ईज अंडरस्टैंडिंग, जो एक आम आदमी को समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से propertycivil.com जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हाँ कोई भी रैंडमली एक आम आदमी आके देख रहा है तो उसको कितने आसानी से प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। ओके पूरे पैन इंडिया में किस तरीके से रेट्स देखी जा सकती हैं, उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इजीली उसको समझ में आ जाएंगी। तो वो ओके टेक बनाने के लिए हम लोग उसमें एआई का भी इंटरवेंशन कर रहे हैं, Right. ताकि अगर कोई सवाल पूछ रहा है, छोटे से सवाल अगर पूछ रहा है, उसे जानना है कि यार ये जैसे 7/12 इन्होंने बताया, 7/12 होता क्या है, वहाँ पे किस तरीके से काम करता है। तो अगर उसने ये सवाल भी पूछा ना, एआई हाँ, चैटबॉट जो हम बना रहे हैं, हाँ तो वो इजीली उसको जवाब वहाँ से मिल जाए। ग्रेट तो ये पूरा ईज करने के लिए हम लोग उसको एआई को यूज कर रहे हैं। ओके सो तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपने टेक्नोलॉजिकली डेवलप किया, इसमें जब स्टार्टिंग लेवल पे आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो आई एम श्योर कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई होंगी व्हेन यू ओपन दैट प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमर्स। तो क्या ऐसा व्हेन मतलब कभी ऐसे सिचुएशंस अराइज हुए कि कस्टमर्स लूजिंग देयर पेशेंस और सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट प्लेटफॉर्म?
तो अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है ओके टिल द डेट, अभी तक तो आई डोंट थिंक है भुवनेश भाई। बिकॉज हम प्रॉपर्टी से बिल्कुल लेके हाँ। बहुत सीरियस हैं। अच्छा हम इन चीज पे डे वन से काम करेंगे, हाँ। हमारे कस्टमर्स तक जो जा रहा है ना उसकी हम्म। अकाउंटेबिलिटी डे वन से। बट यस, हमें चैलेंज आता है तो टेक में कि कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि ओके कस्टमर कलर से फैसिनेट होते हैं, वेबसाइट राइट, को अच्छी विजुअली खासी अपीलिंग जब विजुअल तक हाँ वो हमें समझ नहीं आ रहे, वो हम धीरे धीरे कस्टमर ऑडियंस को समझ के बना रहे हैं। ओके वहाँ हमें चैलेंजेस आते हैं कि लोगो कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, वेबसाइट का ओके नाम क्या होना चाहिए, ऐड कहाँ चलाना चाहिए, रील कैसी बनानी चाहिए। राइट इन राइट, चीज़ों में हमें चैलेंजेस चैलेंजेस आ रहे हैं। हैं। बट हमारे प्रोडक्ट को लेके हमें कोई चैलेंज नहीं है, हमें पता है ओके, कि कस्टमर को चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया इज राइट नाउ रेडी फॉर वेरिफिकेशन फर्स्ट और डेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी तक? वेरिफिकेशन के लिए हमेशा रेडी था, Ready ऑप्शन अब कभी था ही नहीं, राइट। ये ऑप्शन ही नहीं था। बट यस, अब इंडिया इसको समझने लगा है, एजुकेट होने लगा है, हमारी यूथ और एजुकेट होने लगी है, टैक्स से थोड़ी जुड़ी हुई है। मोबाइल अगर आप देखोगे तो तीसरी क्लास के 3 साल के बच्चे बच्चे को के मोबाइल पास हाथ में हाँ आ जाता है। तो यस, टैक्स से तो जुड़ी हुई है। सो इंडिया इज रेडी टू अडेप्ट एनी टेक्नोलॉजी, अगर वो उसके लिए फ्रूटफुल हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एआई है। 3 साल पहले एआई आया, लेकिन इंडिया में बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। राइट सो इंडिया इज रेडी टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी। ओके आपको बनाना है, तो प्रॉपर्टी सिविल किसी ने बनाया नहीं था। सो अब ये बना है तो इंडिया इज वेरी हैप्पीली वो उसको यूज कर रहा है। ओके, सो यू हैव आल्सो अभी आपने ऑलरेडी ड्रीम्ड ऑफ मेकिंग इट अ बिगर पिक्चर और स्केल करने का बिग लेवल पे, एंड यू हैव आल्सो ऑनबोर्डेड सौरव गांगुली, तो उनके पीछे क्या स्टोरी रही और हाउ डिड यू फिगर्ड आउट कि ही इज द राइट मैच फॉर आवर ब्रांड? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है या कि वाई सौरव गांगुली, या कैसे सौरव गांगुली, या कि ये काफी लोगों को जानना है कि एक ब्रांड एम्बेसडर जो लोग 5 साल या 10 साल बाद कंपनी चलाने के बाद ऑनबोर्ड करते हैं। या एक स्टार्टअप जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, उसने 4 महीने के अंदर सौरव गांगुली तक कैसे पहुंचे? हाँ वहां तक पहुंच के उसने सौरव गांगुली को ऑन बोर्ड भी कर लिया। ये है कहानी तो कि उसने सोचा, सोच तो के कोई भी कर सकता लिया है, हाँ उसने कर लिया, कर लिया, that is the He is big with thing. us, वो हाँ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वाई सौरव गांगुली, ये एक्चुअल में उन्होंने क्रिकेट को बिल्कुल चेंज किया था। या क्रिकेट जो थका सा चल रहा था, हाँ क्रिकेट में एग्रेशन लाए, ओके टीम से compete करने लगे, 1 on 1 टीम को लीड। जो कैप्टन की एक ऐसे इमेज होती है ना, yes. कैप्टन हाँ, एग्रेशन वाले या, कैप्टन की, अगर right. इंडिया में कोई इमेज देखोगे ना तो सबसे बड़ा नाम वही है। सो ही इज द न्यू फेस ऑफ एग्रेशन, पॉजिटिव एग्रेशन, जिन्होंने चेंज लाया, चेंज मेकर। सो वो एक फेस प्रॉपर्टी सिविल के साथ वो जुड़े हैं कि ही इज द न्यू कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट। जो रियल एस्टेट एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसको एक कैप्टन की जरूरत है कि दिस इज द डायरेक्शन। इस इंडस्ट्री को बायर्स की सुननी पड़ेगी। राइट अगर इस मार्केट में रहना है तो बायर्स के पेन पॉइंट को समझना होगा। ऐसा नहीं कि आपने स्कैम किया और बायर्स के पैसे गए मिट्टी में और वो कोर्ट की लाइन में लगे हैं। उसकी सुननी पड़ेगी, उसको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर उसने पैसे दिए हैं तो उसको उस क्वालिटी का फ्लैट देना पड़ेगा, उसको एमिनिटीज देनी पड़ेगी, वरना वो रेटिंग देगा, कोई और आपकी रेटिंग देखेगा और फिर आपके फ्लैट बिकना बंद हो जाएगा। राइट सो इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम के वो एक कैप्टन है। कैसे सौरव गांगुली, उन्होंने समाव हमें सपोर्ट भी किया है कि यस, बिजनेसेस वो ब्रांड एम्बेसडर वो करते हैं, एंडोर्स करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सिविल को उन्होंने थोड़ा सा पर्सनल सपोर्ट भी किया है कि यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कुछ अच्छा कर रहे हो रियल एस्टेट में। तो उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबल किया है हमारे लिए, मॉडल को थोड़ा सा कुछ लीनियंट किया है। ओके, सो थैंक्स टू सौरव गांगुली सर सौरव with this podcast। और दैट्स द जर्नी की ट्राई किया, कोशिश की, तो उन्होंने भी समझा ओके बिकॉज नियत सही थी। Okay, so with his face coming into the startup, do industry leaders seeing your brand as a different kind of brand? मतलब पहले से और अब तक क्या changes आए before and after? एक्चुअली में जो आपने भी वर्ड यूज किया ना, ब्रांड, Yeah, ये टाइटल मिला। okay. इस टाइम पे हम स्टार्टअप थे अच्छा कि कोई स्टार्टअप है, स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं करेगा कि नहीं कर पाएगा। बट जैसे ही आपने ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया तो आप ब्रांड बन गए। ओके कि इट इज अ ब्रांड जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी हमने, बट यार क्या मैं इसको यूज करूं, राइट रिस्क तो नहीं है, क्या पता इनके टैग खराब हो,
क्या पता इनका स्कोर से मैं प्रॉपर्टी ले लूं और फंस जाऊं, मैं खुद ही फंसे, फंस हाँ, जाऊं। राइट। मैं इससे अच्छा मेरे सिस्टम से मेरे चाचा मामा बुआ ताऊ भी ज्यादा अच्छे हैं। बट व्हेन यू ऑन बोर्ड है ब्रांड फेस, उसके साथ एक ट्रस्ट कैरी होता है। कस्टमर जो इंडियन मार्केट है उसको वो ट्रस्ट, और उनका फेस भी ऐसा ही है, ओके, ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट राइट, दिलाता या है। एग्जैक्टली। तो यस, वो ऐसे एक ये जर्नी है कि हम स्टार्टअप से ब्रांड बने। सो बोथ ऑफ यू वर्किंग टुगेदर, तो काफी सारे हैसल्स भी हुए होंगे स्टार्टिंग जर्नी में, एंड यू हैव सीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑफ योर स्टार्टअप बिल्डिंग। तो ऐसे में हैव यू गाइज कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली स्टिल थिंक अबाउट कि जब कभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फेज आए जब हम दोनों सेपरेट वेज पे जाएं, तो उसके बारे में भी क्या कभी आपके स्टार्टअप्स ने सोचा है ऐसा? एक्चुअली में हसल्स जो आपने कहा ना रहे होंगे, हाँ, रहे होंगे नहीं, रहते हैं। रहते रहते हैं, हैं, ये चीज रहते रहते हैं, हैं। राइट, आज भी, Yeah. कल Yeah. भी चलेंगे और आगे Yeah. भी चलेंगे। या बट समहाउ ये खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं। और जैसा कि मैं हर बार क्लियर कर रहा हूँ कि हम यहाँ बिजनेस बनाने नहीं आए। हम एक मिशन के साथ आए, एक विजन के साथ आए कि हमें क्या करना है, तो उसके साथ सब जुड़े हुए हैं। तो वो हसल्स खत्म हो जाते हैं जहाँ ये लड़ाइयाँ वहाँ होती है जहाँ बिजनेस की बात होती है, राइट। जहाँ मनी इन्वॉल्व होती है। वहाँ पे ये थोड़ा सा ये शेयर्स की बात होती है, रेवेन्यूज पे बात होती है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पूरी की पूरी टीम एक विजन के साथ है, हमें कुछ करना है और उनको एंड जर्नी दिख रही है कि हम कहाँ तक जाना है, कहाँ पहुंच सकते तो हैं। पहले तो वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद लड़ लेंगे। राइट। सो कभी आप दोनों का लाइफ में ऐसे मोमेंट्स रहे एज ए फाउंडर जब आप पब्लिकली बहुत काम दिख रहे हैं, बट पीछे से बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज चल रही है बिजनेस में? नहीं होते। हमेशा आज भी है। ओके। इफ यू आर आस्किंग दिस थिंग, आज भी बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं, बैक ऑफ द हेड चल रही हैं कि अभी काफी सारी मीटिंग्स भी अलाइंड है ऑलरेडी। राइट। बट हाँ, दिस एट दिस मोमेंट वी आर here, we are talking about our startup and sharing our vision and thoughts with you. But yes, a lot of things are already going on. Many works are still pending. ये सारे स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम है। हाँ, एक्चुअल में स्टार्टअप के साथ क्या होता है कि उनके साथ डेली लाइफ में बहुत चैलेंज, बहुत चीजें होती है, बहुत हसल्स होते हैं, Yeah. बहुत फेलियर्स होते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कोई फेलियर आया, दे आर डाउन, अचानक से कोई कॉल आया, दे हैव टू बी एनर्जेटिक, यस Right, सब right. ओके, या मीटिंग अभी कर रहा हूं। Yeah. सो ये स्टार्टअप्स ये मैनेज कर लेते हैं समहाउ, बीइंग एनर्जेटिक। और हसल्स तो समहाउ उनके अंदर से ही चलता रहता है। राइट। दुनिया को केवल सक्सेस दिखती है। वो पहले दिन जब शुरू किया था ना स्टार्टअप, हम्म। कि यार मुझे स्टार्टअप करना है, थॉट जब आया, हाँ। थॉट आने के बाद जो एग्जीक्यूट करा कि यार इस आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या तो उसी दिन से ये स्ट्रगल जो है हर दिन आपको पता है कि ये होगी, या तो वो शुरू करने वाला ही वही होता है जो इसको हर दिन झेल सकता है। झेल सकता है। हर कोई नहीं कर सकता। या आइडिया सबके पास है। आज आप इंडिया में किसी से भी बात करो, एक राइट। बच्चा भी आपको 10 आइडिया हाँ, बता देगा, बिल्कुल। बट इम्प्लीमेंट करना उस आइडिया को, एक चेंज लेके आना, उस एक ऐसा आइडिया। स्टार्टअप की डेफिनेशन ये है कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, एक चेंज ला रहे हो मार्केट में, है ना। हर कोई मतलब स्टार्टअप और बिजनेस को हमने बहुत ही मतलब गोल मोल दिया है अभी। आज की तारीख में हम स्टार्टअप और बिजनेस को डिफरेंशिएट कर नहीं पाते हैं, हाँ। है ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक स्टार्टअप वाले बंदे की लाइफ में हमेशा एक स्ट्रगल तो रहेगा ही रहेगा, हर दिन रहेगा, और उसे पता है रहेगा। सो हाउ डू यू बैलेंस योर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ? एंड एक जो भी फेलो है स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? प्रोडक्ट मतलब ठीक है, ये इसमें हम दोनों के व्यूज अलग हो सकते हैं। मेरे लिए तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों एक है। ओके। मेरे पास मैं घर में भी प्रॉपर्टी सिविल हूँ और घर से बाहर भी प्रॉपर्टी सिविल हूँ, बिकॉज मेरे लिए जर्नी थोड़ी सी इमोशनल है, कुछ एग्रेशन है, कुछ स्पार्क है। सो इस पे मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा थॉट्स बिल्कुल अलग है कि मैं कैसे स्टार्टअप को अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी करनी चाहिए। बिकॉज मैं मल्टीपल स्टार्टअप्स में रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट स्टार्टअप एंड इट्स केम फ्रॉम अ रियल पेन। तो वो स्पार्क है, सो वो स्पार्क कभी खत्म नहीं होती। तो मेरे लिए प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सेम है। बट यस, जयंत कैन बेटर आंसर
because he had done multiple startups. Great. He has the better answer as the Then we are looking up to you. अगर एक स्टार्टअप या फिर कोई भी आप काम शुरू करते हैं वो एक पेन से शुरू होता है ना, Exactly. तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कोई अलग नहीं होती है। आप दिन रात घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, आप प्रोडक्ट की तरफ थॉट रखते हैं जैसे भुवनेश भाई करते हैं, है ना? तो उसकी तरफ आपका हमेशा दिमाग में वही चलता है कि यार आज क्या करूं, अब क्या करूं, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, अच्छा ये चैलेंज आ रहा है, इसको ऐसे सॉल्व कराया जाए, चाहे घर में बैठे हैं चाहे बाहर बैठे हैं, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप एक छोटा सा ऐसा स्टार्टअप कर रहे हैं कि हाँ जिससे आपके ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन आपके एक दिमाग में एक थॉट आया कि यार ऐसा कुछ करने से चेंज आएगा, है ना? लेकिन हाँ ठीक है, आप धीरे धीरे करेंगे, आपको पता है नए नए चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस पता चलेंगे, Right. आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा उस लाइन में Yeah. आज की तारीख में, Hmm. लेकिन विद टाइम आपको नए चैलेंजेस पता चलेंगे, उनको आप ओवरकम करोगे और चीजें सीखते सीखते आगे बढ़ोगे, और उस जर्नी में आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना चाहोगे समहाउ, क्योंकि पर्सनल लाइफ जैसे कि आई एम अ मैरिड पर्सन, है ना, ही इज आल्सो मैरिड, Married, है yeah. ना, बट अगेन थिंग्स बिकम्स डिफरेंट Right. लिटिल बिट, है ना? Yeah. कुछ चीजें हैं जो मुझे कभी कभी पर्सनली प्रायोरिटी पे रखनी पड़ती है, है ना? भुवनेश को भी रखनी पड़ती है समहाउ, लेकिन वो भुवनेश का जो एंगल होता है ना सोचने का, वो समहाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार उस पेस पे मैं भी उसको मैच कर सकूं। काफी हद तक चीजें डेली बेसिस पे मैं सीखता हूँ इनसे, क्योंकि Okay. जिस पेस पे ये काम करते हैं ना, आई हैवंट सीन एनी पर्सन इन माय एंटायर लाइफ एंड जो इस पेस पे डेडिकेशन के साथ कभी किसी ने काम करा है, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, एक इंसान है, मेरे फादर हैं, जिनको मैंने देखा है ग्रो करते हुए, उन्होंने एक किस पॉइंट से आज वो कहाँ पहुंचे हैं, और ही हैड स्टडीड, वो उन्होंने पढ़ाई करते करते अपनी जर्नी बनाई, अपनी एक अचीव की है चीजें, Amazing. और इन्होंने वो पेन जब आया उसके बाद से जो इनकी जर्नी रही है वो बिल्कुल अलग रही है। तो वो मैं समाउ उस चीज को मैच करते हुए देख पाता हूँ, और जो मेरा दिमाग में ये था कि हाँ ही इज माई आइडल, माई फादर, तो वो चीज मैं समाउ इनके अंदर भी देखता हूँ कि इनकी भी वही एक जुनून है इनके अंदर भी Exactly. करने का। तो वो जब साथ में काम करने को मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर दिन सीखने को मिलता है, इवन आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो काफी इंस्पायरिंग और पैशनेट जर्नी है आप लोगों की। तो डू यू थिंक जो ये हमारी लाइफ में जो इतने सारे क्राइसिस होते हैं, स्पिरिचुअलिटी आल्सो हेल्प्स? इंडीड ही इज वेरी मच स्पिरिचुअल। मतलब स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है, मैं इसको थोड़ा हाँ। मेरे एंगल से समझाऊंगा हाँ श्योर। कि आई वाज नॉट दैट मच ऑफ स्पिरिचुअल, मैं नॉर्मल लोगों का जैसे ही हुआ करता था, ओके। बट यस somehow when you left alone, तब आपको ये चीजें ज्यादा कनेक्ट करती है कि यार अब कौन बचा है। हाँ राइट। देन आई रियलाइज्ड कि स्पिरिचुअलिटी इज इंसानियत, अगर किसी को आप समझते हो ना, वही स्पिरिचुअलिटी है, नॉट दैट मंदिर गए 2100 1100 1000। हाँ अगर सारी चीजों को ढंग से पढ़ोगे, सबका मेन एक ही है, इंसानियत। एक अच्छे इंसान बनो एंड यूज टू कॉल नेचर। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का यही मीनिंग है कि आई यूज टू टॉक विद द नेचर। नेचर कॉलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, यू विल गेट द आंसर्स। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान से कुछ मांगा और थोड़े दूर आगे गए और आपको वो चीज़ मिल गई। आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके आसपास ही मिलेगा। दैट इज नेचर, वो आपको बता देगा कि दिस इज योर सॉल्यूशन, हाँ ये मांगा था ये रहा। सो दिस इज फॉर मी स्पिरिचुअलिटी। ओके। मैं नेचर से बात करता हूँ, एंड यस मोर अलाइन टू शिवा। एंड आजकल प्रेमानंद जी ने हाँ, youth को प्रेमानंद काफी जी ज्यादा काफी अवेयर किया है, शिफ्ट किया है, हाँ काफी नॉलेज दिया राइट है। डायरेक्शन। हाँ राइट डायरेक्शन। मैं उन्हें बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ। सो बिल्कुल। आई एम मोर अलाइन कि उन्होंने यूथ को वो स्पिरिचुअलिटी दिखाई है, जैसे हम शायद आजकल लोग भजन क्लबिंग भी बोलते हैं। हाँ भजन क्लबिंग भी आने लगे, मतलब हाँ, क्लब में भी भजन आने लगा है। आने लग आप इस पे गया। जाइए कि क्लब के अंदर भजन आने लगा है। हाँ अब लोगों को उस चीज में सुकून नहीं मिलता, अब लोग यहाँ एंगल पे दिखता है। हाँ, आज आप अगर सॉन्ग्स भी देखोगे हाँ तो वो उनमें भी उसी भजन आने उसी लगे हैं। टाइप रूटेड है। हाँ तो यस, यूथ एक डायरेक्शन में जा रहा है, उनको ये दिख रहा है, राइट। तो दिस इज राइट। पहले मतलब ऐसा हुआ करता था ना कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या थी, हाँ आप सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, मंदिर मंदिर जाओ, चले जाओ, हाँ और एक रूटीन आपका सेट करो, बना लो, और हाँ पाठ भी करो, हाँ फिर
मतलब सारी चीजें करो आप, कम हाँ, से कम 3 से 4 घंटे अगर किसी आप ने लेटे रहो ना, राइट नियम ध्यान ये सब हाँ, दिया ये हुआ सारी है। चीजें, हाँ। बट विद द टाइम व्हाट वी हैव, एक शिफ्ट आया है इसमें। बिल्कुल। शिफ्ट ये है कि नियम है, ठीक है, नियम है, लेकिन वो एक इतना स्टफ नहीं है, स्टिफ नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से करो। बिल्कुल। मन में अगर राम है, मन में हम्म अगर कृष्ण जी हैं, मन में अगर शिवा है, तो सब अच्छा है। बिल्कुल। आप चाहे मंदिर में हो, चाहे हाँ। कहीं भी हो, डजंट मैटर, राइट। जगह मैटर नहीं करती। बिल्कुल। अमेजिंग। तो आप गवर्नमेंट एआई इम्पैक्ट समिट का भी एक पार्ट रहे और वहाँ पे भी आपने स्टेज भी टुक ओवर किया, आपने प्रोपिल को रिप्रेजेंट किया। Yes. So what do you think government's vision regarding AI in upcoming 5 years? And do you think it will succeed in India? Because right now many people are criticizing AI initiatives of India. So what do you think about it? It will definitely work out. Government जिस तरीके से पिछले 2 साल से बहुत एक्टिवली एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ अपने प्रोडक्ट्स को शिफ्ट कर रही है, एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर कर रही है रहे हैं, हाँ। हर एक सेगमेंट में, बीट रियल एस्टेट, बीट एनीथिंग, है ना। तो वहीं पे ही चीज़ें आपको बहुत चेंज देखने को मिलेगा। आज से 1 डेढ़ साल पहले तक आप अगर जेडी की वेबसाइट, छोटा सा एग्जांपल है, जेडी की वेबसाइट भी देखती हैं, तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी नहीं, नहीं जो आज थी। ट्रांसपेरेंटली आज आपको देखने को मिल राइट। रही हैं। और इट्स यू नो हमें बहुत अच्छा लगता है, वी प्राउड कि वी फील प्राउड कि इस चीज़ को करने में प्रॉपर्टी सिविल का समहाउ एक योगदान रहा है जेडी को ऑनलाइन करने में और चीज़ें बेटर बनाने में। वी भुवनेश ने अपनी एक्सपर्टीज जो है, आई गेस या हमें क्वेश्चन से और अलाइन करना चाहिए कि इंडिया एआई की तरफ किस तरह जा रहा है। सो इंडिया वर्ल्ड को एक मैसेज दे रहा है, जिस तरह से जगह जगह एआई समिट हो रहे हैं ना, कि वी आर रेडी टू अडॉप्ट एआई। एआई, या हम एआई को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं, एंड लोगों की रीच में एआई अब आ रहा है। मतलब इंडिया में जिस तरीके से इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी डाइवर्सिटी है, गांव शहर ढाणी, वहां तक एआई धीरे धीरे पहुंच रहा है एग्रेसिवली। सो ये एक मैसेज है कि इंडिया इज रेडी टू बी टेक रेडी, या कि हमारे गांव का एक किसान भी एआई यूज कर एआई यूज कर रहे हैं। सो यस, इंडिया का ये मैसेज क्लियर है, पर हमारी ये कोर बॉडी जो इंडिया की गवर्नमेंट बॉडी है, वो इस चीज को समझ चुकी है कि एआई इज द फ्यूचर, ओके। इसलिए वो हमको रेडी कर रही है। अमेजिंग। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी जैसे रियल एस्टेट का जो मार्केट है एंड करंट पॉलिसीज एंड जो भी करंट रूल्स हैं रियल एस्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, डू यू थिंक द कंप्लायंस विल चेंज इन अपकमिंग ईयर्स के डिजिटल शिफ्ट आएगा एंड चीज़ें ज़्यादा इजी टू ग्रैस्प होंगी फॉर द कॉमन यूजर? कॉम्प्लायंस में चेंज कब आएगा? जब टू वे कम्युनिकेशन होगा, राइट। दूसरी तरफ की नीड लोगों को समझ में आएगी, हम्म। गवर्नमेंट को समझ में आएगी। अभी तक तो वन वे कम्युनिकेशन है, ये सिंगल साइड चल रहा है कि अगर रूल्स बन गए तो वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। किसी ने बोला नहीं कि ये रूल्स ये नहीं, इसमें ये होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं है ना। एक साइड अभी तो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि कोई नियम बन गए, उस नियम से सारे काम चल रहा है, हाँ। बट कोई अगर उस रूल को समझेगा तो वो शायद बोलेगा कि यार ये कॉलोनी इस प्लानिंग से नहीं, ये बिल्डिंग की प्लानिंग दूसरी होनी चाहिए, सीवरेज यहाँ से होना चाहिए, ड्रेनेज यहाँ से होना चाहिए। पर उसके लिए रूल को समझना भी तो जरूरी है, आपको पता भी तो होना चाहिए कि प्लानिंग क्या है। सो यस, विद प्रॉपर्टी सिविल लोग समझेंगे तो शायद आगे एक शिफ्ट आएगा। लोगों की प्रॉब्लम्स के हिसाब से रूल्स बनने लगेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए रूल्स बनने लगेंगे। पर उसके लिए हमारा बोलना जरूरी है कि प्रॉब्लम है, हमें ये वाले प्लान समझ में नहीं आ रहे, प्लान चेंज करो। पर बोलेगा कौन? राइट। गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है? हमारे लिए। कस्टमर या तो हम जनता के बोलेंगे तभी तो वो चेंज करेंगे, करेंगे, तब कोई राइट। बोल नहीं रहा था। हाँ। बट प्रॉपर्टी सिविल के बाद ये रेवोल्यूशन आ रहा है, शुरू करेंगे। ओके। तो अभी तक आपको क्या लगता है जो करंट पॉलिसीज हैं जो अभी मतलब उनमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, वो जैसे काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें जिसमें लीगली भी काफी कॉम्प्लिकेशंस थे और प्रॉपर्टी सिविल ने उन सब चीजों को रिजॉल्व की? आई थिंक देयर इज अ गैप, डिपार्टमेंट्स आपस में एक साथ अलाइन नहीं है। ओके। एक्चुअल में आप अगर किसी प्रॉपर्टी का मान लो, कोई प्रॉपर्टी है आपकी, आपको नहीं पता, अभी आप जयपुर में हो तो आप सीधे जेडीए जाओगे, राइट। अब वो नगर निगम की प्रॉपर्टी है, तो जेडीए Yeah. आपको नहीं बताएगा कि नगर निगम जाना है, वो कहेगा मेरी प्रॉपर्टी नहीं, आप निकलो। तो डिपार्टमेंट, और उनको पता है
कि यहाँ प्रॉब्लम है, बट वो अलाइन नहीं है। अगर आप रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जा रहे हो तो उन्होंने आज तक नहीं बताया कि ये रजिस्ट्री करा रहे हो, आपकी जमीन आपकी नहीं, हम देखने भी नहीं जा रहे, हाँ वो बता ही नहीं रहे। सो ये बहुत बड़ा गैप है कि रजिस्ट्री डिपार्टमेंट पूछ सकता है ना कि चेक करिए कि नहीं करिए। जैसे गवर्नमेंट केसेस की अगर बात करें तो वो यूपी साइड भी जो काफी सारे जो स्लाइड एरियाज थे, जो स्लम एरियाज, वो काफी सारे डिस्ट्रक्शन वहां पे हुए, डिमोलिशंस हुए, तो वो सब चीजें क्यों हैपन होती Demolition तो होना ही। हाँ एक्चुअल में आप बताओ, मैं आपसे पूछूंगा हाँ कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पे किसी ने कुछ बना दिया, समहाउ आप जागी, आपके सेकंड जनरेशन जागी, तो क्या वो उसको वहां से हटाएगी नहीं? मुझे आपके केस में बताओ, क्या आप उन्हें हटाओगे नहीं या उन्हें रहने दोगे? हटाएंगे ऑब्वियसली, तो गवर्नमेंट भी तो अपनी प्रॉपर्टी ले रही है। राइट। और वो मंदिर मस्जिद का भी एक किस्सा बहुत उछलता है कि भाई मंदिर की प्रॉपर्टी को उठा रहे हैं। ना ये ऐसा नहीं है, हाँ हाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से काम कर रही है, रूल्स हमेशा थे, अच्छा अच्छा हमेशा से थे। वो प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड 60 साल पुराने होते हैं। ओके। अंग्रेजों से देश जब आजाद हुआ था, रिकॉर्ड सबसे चले आ रहे हैं और उससे पहले भी चले आ रहे हैं। ओ आप तो वो पढ़ते हैं अपडेट्स ही नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे मंदिर है या मस्जिद है, वो जमीन किसकी है, पहले से ये रिकॉर्ड में है। गवर्नमेंट कोई आज एक्शन नहीं ले रही है, वो पहले थी। ओके अब समझने लगी है एआई से गवर्नमेंट की भी स्पीड बढ़ी है, उसको समझ में आने लग गया कहाँ राइट कितने झोल है, राइट सारे डेटा एक साथ दिखने लगे, दिखने लगे तो एक्शन भी फास्ट होने लगे। इसलिए हमको लग रहा है कि यार इतना क्यों तोड़ रहे हैं, उनको अब समझ में आ गया ना कि हमारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। राइट तो जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि कोई अगर रहने लगेगा तो आप हटाओगे ना, हटाओगे तो हाँ। गवर्नमेंट भी तो हटाएगी ना, वो जमीन तो उसी की है। एंड डू योर प्लेटफॉर्म हेल्प विद रेंटल प्रॉपर्टी प्रेफरेंसेस? नाउ नॉट बिकॉज ओके हमारा एक्चुअल में वी आर नॉट हेल्पिंग लाइक रेंटिंग और सेलिंग एंड बाइंग प्रॉपर्टीज। ये मैं बिल्कुल ऑडियंस को क्लियर करूँ, वी डोंट सेल प्रॉपर्टीज, हम ओके प्रॉपर्टी नहीं बेचते हैं। हम प्रॉपर्टीज में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहे हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझाते हैं, हम वेरिफिकेशन में हेल्प करते हैं कि आपका रिस्क सेफ हो, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो, जो पैसे आप लगा रहे हो। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो इतना सारा जो पैसा लगा रहे हो वो सेफ है, हसल फ्री लाइफ बेच रहे हैं। Great. Any last word you would like to convey audience or any message you would like to share? पेन पॉइंट शायद आपने हमने इस पे बात नहीं करी रियल एस्टेट के, कि रियल एस्टेट में एक तो वेरिफिकेशन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, Okay. सेकंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब आज की डेट में अगर कोई बिल्डर को स्कैम कर, आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ बहुत आती है पेपर में हाँ कि यहाँ कॉलोनी टूट गई, वहाँ टूट गई, ये टूट गई, लोगों के घर टूट गए, बट कोई बिल्डर जेल जाते हुए देखा रोजाना इस स्पीड से? नहीं सो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्कैम हो रहे हैं हाँ लेकिन सफर के लिए एक ही एक आदमी ही कर कर रहा है रहा बायर, बायर। बाकी की पूरी इंडस्ट्री, वो बिल्डर जो है ना जिसने स्कैम किया है वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट बेच रहा है और कोई दूसरे लोग खरीद रहे हैं, राइट। किसी उसको पता भी नहीं है कि पीछे क्या करके क्या चल रहा है। सो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मैं आज इतना पैसा लगा रहा हूँ तो अपनी रजिस्ट्री के लिए धक्के खा रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी। थर्ड प्रॉब्लम इज एजुकेशन, प्रॉपर्टी में कोई एजुकेशन ही नहीं है। दूसरा सबसे और चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइज नहीं है स्ट्रक्चर पूरा। ओके अगर आप देखोगे जो मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोग रूल्स को नहीं समझ रहे ना। जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2-3 तरह के। हम पॉल्यूशन को लेके बोलते हैं, सड़कों पे पानी भरता है उसको बोलते हैं, ट्रैफिक को बोलते हैं कि कितना ट्रैफिक हो गया। तीनों चीज़ें हमसे जुड़ी है। लाइक सड़क बाहर आपके मेन रोड पे अगर पानी भर रहा है तो हम कहते हैं पानी भर गया, राइट। जब गवर्नमेंट को उसके लिए ड्रेनेज डालनी है ना, लाइन डालनी है, तो घर के बाहर चबूतरा है, चबूतरा तोड़ेंगे तो सब हम सामने आएंगे कि हमारा चबूतरा क्यों तोड़ रहे हैं, इलीगल है। हाँ हमारी बाउंड्री तो इतनी थी लेकिन हमने बनाया बना चबूतरा, लिया उसको आगे। ड्रेनेज कब सुधरेगा? रूल्स को समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आता है पॉल्यूशन। किसी सोसाइटी वाले ने इकोलॉजिकल, जहाँ पे पेड़ लगने चाहिए थे, गवर्नमेंट ने बोला था कि पॉल्यूशन अगर मेंटेन करना है, इसको इक्वल रखना है रेशियो को, तो कहीं पे कॉलोनी बनेगी, कहीं पे पेड़ लगेंगे। किसी इलीगल सोसाइटी ने वहां पे कॉलोनी काट दी और हमने खरीद ली, अब हम गवर्नमेंट को तोड़ने नहीं दे रहे, तो फिर पॉल्यूशन कैसे मेंटेन होगा? एग्जैक्टली। सेम विद ट्रैफिक। जयपुर में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कई ऐसी कॉलोनीज है रोड में, आपने भी कभी सुना होगा इसकी जमीन में से तो रोड जा रही है, हाँ बिल्कुल। हमने खरीद ली, अब हम तोड़ने नहीं दे रहे,
हाँ। रोड नहीं बनेगी तो ट्रैफिक तो वहीं रहेगा, गाड़ियां कहाँ से निकलेगी? सो ये सारा का सारा चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। हाँ। रियल एस्टेट अगर फिक्स होगा तो ये देखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। अगर आप देखोगे तो हमारा जयपुर भी गुड़गांव जैसा दिखेगा, हाँ बिल्कुल। अगर वो प्लानिंग के हिसाब से काम Planning होना it has चाहिए। to be, हाँ। गांव भी अच्छे दिखेंगे, शहर भी अच्छे दिखेंगे। और मेरे हिसाब से प्लानिंग के साथ साथ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। पता नहीं है लोगों को, लोगों को पता लेकिन पता यस ही नहीं है इसके बारे प्रॉपर्टी में। सिविल इतना डीप सोच रहा है। हम नहीं सोच, हम ये नहीं कह रहे कि वेरीफाई करो, हमने सिस्टम को समझा है, गैप्स को समझा है। हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, हम इंडिया को कुछ देना चाह रहे हैं बिल्कुल। कि हम कुछ टाइम बाद 5 साल बाद बोलें कि यूएसए से बेटर इंडिया है, ऑर्गेनाइज है। देखो यहाँ की बिल्डिंग्स देखो, यहाँ का ट्रैफिक देखो, यहाँ का टेम्परेचर या पॉल्यूशन लेवल सब कुछ अच्छा है, ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ के बाहर एजुकेटेड है। राइट। सो दिस इज द मिशन वी आर डूइंग। और आपकी ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। बिल्कुल। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या ओनरशिप की गारंटी लेता है? क्या रजिस्ट्री कराना आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप का प्रूफ है? फर्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टर को कलेक्टर क्यों बोलते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही basic बहुत है। बहुत फेमस है। ओके। लोगों को एक अवेयरनेस आएगी कि यार हमें हाँ। बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल। बहुत ही बेसिक है, अगर रिसर्च करके अगर चैट जीपीटी से पूछेंगे तो बहुत सिंपल सा आंसर मिलेगा कि कलेक्टर को कलेक्टर क्यों बोलते हैं। हाँ। रजिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या रजिस्ट्री ओनरशिप की गारंटी लेता है? और आपके यहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो प्रॉपर्टी को वेरीफाई, मतलब ओनरशिप की अगर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं गारंटी लेता तो कौन सा डिपार्टमेंट है इंश्योर जो कहेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? राइट। ये 2-3 सवाल हैं जो शायद हर पूरी ऑडियंस को देखने चाहिए और पता करना चाहिए कि उनकी घर की गारंटी कौन सा डिपार्टमेंट लेता है। शायद यहीं से सिस्टम में एक बदलाव की शुरुआत होगी, शायद एक स्टेप शुरू होगा, वो समझने लगेंगे प्रॉपर्टी को। एग्जैक्टली। और साथ रिक्वेस्ट टू फॉलो प्रॉपर्टी से बिल ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट। दैट्स वेरी, वो तो आई थिंक दे विल चेक इट आउट फर्स्ट बिकॉज वहीं से हमने शुरू किया है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं लास्ट में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि एज वी आर क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड वी आर ब्रिंगिंग एजुकेशन टू, तो in some time we are bringing our property education course too. तो कोई भी आपकी ऑडियंस में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी आर प्लानिंग टू क्रिएट सर्टिफाइड प्रॉपर्टी एडवाइजर्स इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा है, लेकिन तरीके से करो नहीं है। हाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं था, तो हम पढ़ा रहे हैं। राइट। हम 50 लोगों को स्पेशली ट्रेन करेंगे इन रियल एस्टेट, उनमें से 20 लोगों को प्रॉपर्टी सिविल अपनी टीम में शामिल करेगा। सो दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से शायद सिस्टम थोड़ा सा साफ होगा, कुछ अच्छे लोग मार्केट में आएंगे, वो 50 शायद 500 को एजुकेट करेंगे। राइट। सो हमारा जो मिशन है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी। राइट। तो दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई होप अब जो ऑडियंस है काफ़ी अवेयर हो जाएगी एंड दे विल रिसर्च अबाउट प्रॉपर्टी वेरिफिकेशंस और काफ़ी एग्रेसिवली लोग बाय करने से पहले 10 बार उसको चेक करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि आर वी बाइंग द राइट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के सारे झोल प्रॉपर्टी सिविल देगा खोल। तो गाइस आई होप इससे आप काफ़ी समझदार आप लोग खुद ही और आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। सो गो चेक इट आउट प्रॉपर्टी सिविल एंड देयर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड वेबसाइट and safely and securely make your decisions about property. Live and functioning. It is not a idea, it is a ready product. Yeah. Yes. URL if you would like to say. It is a property civil. It is propertycivil.com. Just property का सिविल. Yes. जैसे बैंक का बैंक में आप लोगों का सिविल है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी का सिविल बनाया है. So propertycivil.com. Verify before you buy. That's